कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर शालिनी कोठियाल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। विषय है व्यवसाय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शालिनी, जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय से जुड़े जोखिम भी हैं, उनसे जुड़ी बीमारियां भी हैं और ये सब लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे श्रोताओं को बताएं कि हम आम तौर पर एक शब्दावली है जिसका प्रयोग सुनते हैं, कम होता है, लेकिन उसे कहते हैं अर्गोनॉमिक्स, यानी श्रम दक्षता। इसका क्या तात्पर्य हुआ? अर्गोनॉमिक्स जो ये पूरी एक ब्रांच है जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसाय से जुड़ने वाला है या फिर कोई भी व्यवसाय किसी व्यक्ति को हायर करता है तो उनके लिए कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं, ऐसे सिद्धांत बनाए गए हैं जो उनको जब तक वो उससे जुड़े हैं तब तक फॉलो करना है। ठीक है, तो अर्गोनॉमिक्स जनरली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अर्गोस और नोमोस। अर्गोस का मतलब होता है कार्य और नोमोस का मतलब होता है लॉ। ठीक है, तो वर्क लॉ, तो जो कार्य करने के सिद्धांत हैं या कानून हैं उन्हें अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। तो जनरली हर कार्य किसी ना किसी व्यक्ति के लिए बना होता है, तो इसे बोलते भी हैं फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, कि कौन सा वर्कर किस जॉब के लिए बिल्कुल फिट है। तो इसको 3 भागों में इसका विभाग किया गया है। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है फिजिकल अर्गोनॉमिक्स, शारीरिक श्रम दक्षता। इसमें फिजिकल में आता है कि जब हम किसी व्यवसाय से जुड़ते हैं तो वो व्यवसाय शारीरिक तौर पर हमको कितना प्रभाव डाल रहा है हमारे ऊपर, तो हमें क्या क्या शारीरिक हानियां वहाँ चल के होने वाली हैं या फिर उस काम को करते हुए होने वाली हैं, या फिर उस संस्था से जिससे आप जुड़ने वाले हैं उसने शारीरिक तौर पर कितने मेजर्स अपनाए हैं, सावधानियां अपनाई हैं उस श्रमिक के लिए जो वहाँ काम करने वाला है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी बैठने वाली जॉब में काम करते हैं तो कितने देर तक हम बैठ रहे हैं, तो हमारा एक रिपीटेड पोस्चर बन जाता है, तो वो कितना हमें हानि पहुंचा रहा है, कितनी हमारी सेहत को, उसे शारीरिक में हम लोग लेते हैं। जिसमें फिजिकल, जैसे कभी कोई हीट में काम कर रहा है, कोल्ड में काम कर रहा है, तो वो हीट कोल्ड आपको कैसे अफेक्ट कर रही है, ये सब कुछ आपके शारीरिक श्रम दक्षता पर आता है। दूसरा इसमें आता है कॉग्निटिव अर्गोनॉमिक्स, जिसे हम संज्ञानात्मक श्रम दक्षता कहते हैं। इसमें जनरली मेंटल प्रोसेस आती है। अभी तक हमने फिजिकल देखी, तो इसमें मेंटल प्रोसेस आती है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य में जाता है तो वो मेंटली कितना प्रिपेयर है, वो मानसिक तौर पर कितना मजबूत है वो काम करने के लिए। तो इसमें वर्कलोड आता है कि कितना वर्कलोड उसे देना चाहिए कि वो हैंडल कर पाए, उसकी कैसी ट्रेनिंग कराई गई है कि वो वर्कलोड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, कहीं वो मानसिक तौर पर वो वर्क उसे तनाव तो नहीं दे रहा है। तो ये सब कुछ आता है कॉग्निटिव में। जो तीसरा जो आता है और बहुत महत्वपूर्ण है वो है ऑर्गेनाइजेशनल अर्गोनॉमिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल, उस संस्था के लोग जो काम आपको करवा रहे हैं उन लोगों ने आपके लिए क्या मेजर रखे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल में जनरली आता है सुपरविजन, कि आपके ऊपर कितना सुपरविजन रखा जा रहा है, आपके लिए कैसी पॉलिसीज बनाई गई हैं, आपके लिए क्या स्ट्रक्चर बनाया गया है जहां आप बैठकर काम कर रहे हैं। तो जैसे आप कहीं बैठकर काम कर रहे हैं तो कैसी चेयर्स टेबल्स का इंतजाम किया गया है कि आप कंफर्टेबल होकर काम कर सकें, या फिर आपको कितना मोटिवेट वहां पर किया जा रहा है। टीम वर्क कैसा है, आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, कहीं ऐसे आसपास का अगर थोड़ा टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है या तनाव भरा होता है तो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशनल पे आता है। तो ये 3 विभाग जो ये करे गए हैं, ये किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी संस्था को कार्य करने से पहले देख लेने चाहिए। तो ये एक सिद्धांत है कुछ कार्य करने से पहले वाला। जी, बहुत विस्तार से आपने बताया और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं ने इसे समझा भी होगा। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीजेस की, यानी व्यवसाय संबंधी रोगों की। आमतौर पर हर व्यवसाय से जुड़े कुछ जोखिम होते हैं और जो कार्यस्थल का पर्यावरण है, उस कार्य की जो प्रकृति है या वहाँ पे जो मौजूद खतरे हैं, वो सब बीमारियों को जन्म देते हैं। तो थोड़ा बताएं कि ये कौन सी बीमारियां हैं, इनको क्या विभाजित किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है? देखिए, किसी भी विशिष्ट व्यवसाय या उद्योग से जुड़ी किसी भी बीमारी को व्यावसायिक रोग कहा जाता है या व्यवसायिक संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं ये होती हैं। तो इसमें देखिए ऐसे बहुत सारे, वैसे WHO जो हमारा है वो बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे खोले गए हैं जो इन चीज़ों पर ही काम करते हैं। जैसे सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट हमारे मुंबई में है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे अहमदाबाद में है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो वर्कर्स की हेल्थ पर काम कर रहे हैं। पर जैसे जिस तरीके से भारत बहुत तेजी से तकनीकी की तरफ बढ़ रहा है, वही तकनीकी जो विकास हो रहा है वही विकास हमें धीरे धीरे इन खतरों की तरफ भी लेके जा रहा है। तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा, मनुष्य किसी और से नहीं अपने आविष्कार से हारेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इन आविष्कारों से हार भी रहे हैं, तो वो शारीरिक तौर पर
हो, मानसिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, हम लोग कहीं ना कहीं हानि में हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण रोग हैं जिनका हम समाधान पहले से कर सकते हैं, जो वहाँ हमें मिल रहे हैं और पहले से हमारे अंदर नहीं थे, तो सबसे पहले इसमें आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, श्वसन तंत्र की जो समस्याएं होती हैं वो। तो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग काम करते हैं, कोल माइनिंग में काम करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं जो निकलती हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, अमोनिया हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। तो जो भी श्रमिक ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं या तो एक्टिवली या पैसिवली वो गैस अपने अंदर ले रहे हैं। तो इससे जो भी हमारे फेफड़ों के समस्याएं होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आपने अस्थमा तो सुना होगा, तो एक स्पेशल होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। वो अस्थमा व्यक्ति उस जगह से ले रहा है जहाँ वो काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे, जैसे सिलिकॉन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको सिलिकोसिस करके एक बीमारी होती है, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। या फिर कोई भी व्यक्ति बहुत हीट वाले एरिया में काम कर रहा है तो वहाँ पे बर्न्स वगैरह जो स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो हो जाती हैं, जिसे स्किन डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। इवन ये आगे चलकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी उत्पन्न कर सकते हैं, स्किन कैंसर, लंग कैंसर। तो इसमें सबसे ज़रूरी है जो हम लोग कर सकते हैं एज अ वर्कर जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो वहाँ सेफ्टी मेजर कितने हैं, आपके इक्विपमेंट हैं कि नहीं, आप पूरी तरीके से ढके हुए हों, आपका मास्क जो फेस पर होता है वो होना चाहिए। फिर वहाँ का वेंटिलेशन कैसा है, हवा अच्छे तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है, आप कितनी देर तक काम कर रहे हैं, आपको कितना ब्रेक दिया जा रहा है कि आप नेचुरल हवा में जा सकें, सांस ले सकें। उसके बाद वहाँ पर रेगुलर मेडिकल चेकअप्स कितने हो रहे हैं। जो भी व्यक्ति ऐसी जगह पे काम करता है उसे कम से कम 3 से 4 महीने में उसका रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जिसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आते हैं, आपकी लंग्स की कैपेसिटी देखी जाती है कि कहीं वो अफेक्ट तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं उनको काम पर जाने से पहले भी जैसे कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वो कपालभाति कर सकते हैं, वो एक्सरसाइजेज करें तो ये बहुत उनको इस चीज़ से बचा सकता है और लंबे टाइम तक वो उस काम से जुड़े रह सकते हैं। उसके बाद जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं तो स्किन में आप देखेंगे कि आप ग्लव्स पहन के रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बहुत बार जल्दीबाजी में लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन जो इक्विपमेंट बनाए गए हैं आपको उन्हें हमेशा यूज़ करना है, वो मेज़र आपको हमेशा बना के रखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा बहुत ही ज़्यादा आजकल कॉमन चल रहा है वो मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर्स, जिसमें हम लोग कंकाल तंत्र की जितनी भी समस्याएं होती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि तकनीकी विकास बहुत अच्छा हो रहा है भारत में, तो जितनी ज़्यादा हम लोग IT सेक्टर से जुड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं उतनी ज़्यादा IT सेक्टर्स की बीमारियां हम लोगों को ग्रसित कर रही हैं। जैसे जो भी व्यक्ति इस तरीके का किसी भी व्यवसाय से जुड़े होते हैं तो वो बहुत देर तक बैठकर कार्य करते हैं, कम से कम उनकी 9 से 12 घंटे की शिफ्ट होती है। उतनी देर तक आप एक स्क्रीन के आगे बैठे हैं तो आप समझिए कि वो स्क्रीन आपकी आंखों को भी अफेक्ट कर रही है और वो आपकी बॉडी को तो अफेक्ट कर ही रही है। जैसे सपोज दैट आप स्क्रीन के आगे इतना टाइम बैठते हैं तो आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, फिर आप फ़ोन पर भी काम कर रहे हैं, घर आके आप फ़ोन भी देख रहे हैं, तो इससे क्या होता है जो आई साइट होती है एक तो वो वीक हो रही है आपकी डायरेक्ट, ऊपर से जो ड्राइनेस होती है आंखों में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि रात को नींद ना आ पाना, ये सारी इंसोम्निया, डिप्रेशन, फिर चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, ये सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो पोस्चर के कारण भी बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि लगातार बैठना पड़ता है। लगातार बैठना पड़ता है तो पोस्चरल जितने भी डिफेक्ट होते हैं, जैसे बैक पेन, लोअर बैक पेन तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। अगर आप ओपीडीज में भी देखेंगे आज, अगर किसी भी डॉक्टर की जो हड्डियों के विशेषज्ञ होते हैं वहाँ पे मुझे लगता है 10 से 5 मरीज इसी के आते हैं जिनको पोस्चरल डिफेक्ट होता है। तो आप जितनी देर बैठे हैं आपके जो बैक बोन है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, उसमें लगातार प्रेशर बना हुआ है, तो जो हड्डियों के बीच गैप होता है वो कम होने लग जाता है धीरे धीरे, तो उसकी वजह से आपको पेन जैसी समस्याएं आ जाती हैं। उसके बाद आप धूप में नहीं काम कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, या विटामिन B12, ये बहुत जनरल डेफिशिएंसीज होती हैं जो होने लग जाती हैं। फिर आप झुककर अगर कोई काम करते हैं तो सर्वाइकल की दिक्कत आजकल बहुत कॉमन हो गई है, ये सब हो जाता है। जी, आपने ये 3 तरह की बीमारियां हमें बताई, जिसमें कि फेफड़ों के रोग, श्वसन तंत्र से जुड़े रोग और अपने त्वचा संबंधी रोगों की बात की, आपने मस्कुलोस्केलेटल विकारों की बात की। डॉक्टर शालिनी, इनके लक्षण क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि वास्तव में ये इसी कारण है, ये व्यवसाय से संबंधित है, कुछ और इसका कारण नहीं है? देखिए, जनरली जब हम जुड़ेंगे उस जगह से तो हमें पहले से पता होता है, या फिर हम लोग अगर अपना रेगुलर चेकअप भी कराते हैं तो हम लोगों को पता होता है कि ये चीज़ पहले से नहीं आ रही थी। जैसे हम ज़्यादा लॉन्गर सिटिंग स्टार्ट कर दी है तो उसके बाद से आपको हल्का हल्का बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं और जो बिल्कुल भी उठते नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो 6 से 7 घंटे बैठे हैं और वो उठ नहीं रहे, तो वो अचानक कभी उठेंगे तो उन्हें लगेगा कि उनका हल्का हल्का जो नीचे का पेन होता है बैक में वो स्टार्ट हो गया है। फिर धीरे धीरे जो लोग स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो वो देखेंगे कि उनकी स्लीप साइकिल
साइकिल डिस्टर्ब हो रही है तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन ये स्क्रीन की वजह से ही हो रहा है क्योंकि आंखों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो जोखिम है ये इन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं और संबंधित व्यक्ति को अपना चेकअप अवश्य कराना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए और वो 3 महीने 6 महीने साल भर में अवश्य वो ऐसी जांचें कराएं ताकि इसके जो रिस्क हैं उसको कम किया जा सके। अब बात करते हैं कि श्रवण हानि, कई जगह हम देखते हैं कि सुनने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। ऐसे कौन से व्यवसाय हैं जिनमें ये समस्या आ रही है? देखिए आजकल तो बहुत, जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पर ये डीजे प्लेयर का बहुत ज़्यादा चलता है, तो जो लोग ये डीजे वाले होते हैं वो बहुत तेज वॉल्यूम में गाने वाने बजाते हैं या कुछ भी करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। फिर ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती हैं जहाँ पर ये माइनिंग का काम चलता है, वहाँ पर भी ये बहुत तेज आवाज़ें आती हैं, मशीनों की तेज आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से आपके जो हियरिंग लॉस बहुत कॉमन हो गया है, इसमें आपके कानों को डायरेक्ट वो इफेक्ट करती हैं। इसमें तो मेनली आप जितना कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, जो भी इक्विपमेंट आपको संस्था द्वारा प्रोवाइड की गए वो आपको जरूर यूज़ करने चाहिए। फिर ये है कि उसमें भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। आपका हेयरिंग का जो चेकअप होता है वो आपको कराना है टाइम टू टाइम, क्योंकि आपको पता है कि आपको काम लंबे समय तक करना है, तो फिर वो चेकअप भी आपको कराते रहना चाहिए और इक्विपमेंट ज़रूर यूज़ करिए जो भी आपको वहाँ पर दिया गया है। अब दृश्य विकारों की तरफ आते हैं जिसमें कि हमारे देखने की क्षमता प्रभावित होती है। तो एक तो आपने बता ही दिया कि आईटी सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं तो उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम तो एक सामान्य व्यक्ति का, एक छोटे बच्चे का भी और युवाओं का तो ज़्यादा ही हो गया है क्योंकि वो मोबाइल्स का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। ये स्क्रीन टाइम एक तो आपने जो खुद से बनाया है मोबाइल यूज़ करके, और एक है कि आप वो जॉब प्रोफाइल में ऐसे हैं कि आपको स्क्रीन पर बैठकर ही डाटा फिल करना है, तो आपको बैठना है, स्क्रीन पर काम करना है, आप वो कम कर नहीं सकते, कि आप वो बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आप आँखों को आप लंबे टाइम तक अच्छा रख सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है, जब आप बहुत लंबे टाइम तक बैठकर स्क्रीन देख रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि बीच में 20-25 मिनट में थोड़ा सा टाइम ब्रेक लेकर अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोना है। ठीक है, आंखों में एक बहुत ही, जैसे ड्राइनेस बढ़ रही है तो एक नेचुरल टीयर आता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज की हम लोग उसे बोलते हैं, वो अगर आप डालते हैं तो वो नेचुरली टीयर इंड्यूस करता है, तो आपकी आंखों को गीला रखने में, वेट आइज होती है, वो करने में थोड़ा हेल्पफुल होता है, वो हम कर सकते हैं। फिर आपकी एक्सरसाइजेज हैं जो योगा वगैरह हम सुबह परफॉर्म करते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सूर्य नमस्कार जो मुझे लगता है वो ब्रह्मास्त्र है सभी योगा का, अगर आप वो सुबह सुबह करते हैं तो आपका इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है और काफ़ी सारी आपको ये स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं उनसे दूर रखता है। आपने श्रवण हानि के बारे में बताया, दृश्य विकार की बात आपने की। अब मुझे लगता है कि मानसिक तनाव तो हर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हम इसे कहते हैं जी। जब हम ऐसे किसी जगह काम करते हैं जहाँ पर वर्कलोड बहुत जाता है। आजकल युवाओं में बहुत कॉमन है वर्कोलिक, कि काम करने के प्रति कौन ज़्यादा काम करता है, ये वाला जो इन्वायरमेंट आता है, ये भी ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये आईटी सेक्टर्स के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, जिनका एक ही टाइप का जॉब होता है, वो सुबह से शाम तक एक ही तरीके का दिनचर्या पालन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो आप कर रहे हैं उसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, सकारात्मक इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि आप लोगों से भी सकारात्मकता लें और आप खुद भी दें। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको कैसे ऊर्जावान रहना है कि आप कोई नकारात्मकता सीधे प्रभाव ना डालें। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी 2021 में एक वाई ब्रेक ऐप निकाला है। वाई ब्रेक ऐप का मतलब होता है योगा ब्रेक। तो आप जो भी काम, ये 5 मिनट्स का जनरली होता है, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, ये ऐप अवेलेबल होता है। तो ये इसमें क्या करना है, आप जब कुछ काम कर रहे हैं तो 1 घंटे बाद आप एक ब्रेक लेंगे जो 5 से 10 मिनट का होगा। तो उस ब्रेक में आपको हल्के से कुछ लाइट प्रैक्टिसेस, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम, जो है आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, अपनी चेयर पर ही बैठकर कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर खड़े होकर थोड़ी देर में कर सकते हैं। तो उसमें जैसे ताड़ासन होता है, चक्रासन होता है, अर्ध चक्रासन होता है, या फिर आप थोड़ा सा भी अगर मेडिटेशन कर लेते हैं बैठकर, तो मुझे लगता है मानसिक और शारीरिक इन दोनों समस्याओं से आप थोड़ा दूर रहते हैं। तो वाई ब्रेक मुझे लगता है सभी को अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। तो ये बड़े विस्तार से डॉक्टर शालिनी आपने हमारे श्रोताओं को बताया। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि जो हमारे व्यवसाय से संबंधी जो भी रोग हैं उनके बारे में हमें सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि हम स्वस्थ रहें और कार्यस्थल में खासतौर से हम सुरक्षित रहें। जितने भी लोग किसी व्यवसाय से जुड़ने वाले हैं या जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी एक बुक है विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने उस बुक में बहुत अच्छे से आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के कुछ नियम बताए हैं। तो उन्होंने एक लाइन उसमें बोली है, वर्क नेवर बी कम्प्लीटेड, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इट कैन नेवर गेट कम्प्लीटेड। तो आपको जब पता है कि ये कार्य आपको
हमेशा करना है या फिर आपके रिटायरमेंट तक करना है, तो क्यों ना इस कार्य को इस तरीके से करा जाए कि वो आपकी सेहत पर प्रभाव ना डाले। तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति इसे विस्तार में पढ़ना चाहता है, उसे विंग्स ऑफ फायर करके वो बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और बाकी आपको एक वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलना होगा कि जिससे कि आप ये सारी समस्याओं से दूर ही रहें और आप ये काम भी बहुत खुशी-खुशी कर सकें। तो डॉक्टर शालिनी कोठियाल, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने व्यवसाय संबंधी रोग, कारण, लक्षण, उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।